24 जनवरी 2006 का ये मामला है। एक हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडी को भर्ती कराया जाता है और उसकी माँ ही उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आती है। अब डिलीवरी का टाइम पास था तो उस लड़की को बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। तभी डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसमें उसकी मदर का नाम, फादर का नाम और हस्बैंड का नाम लिखा जाना होता है। अब जब लड़की से और लड़की की माताजी से उस बच्चे का, यानी जो बच्चा होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, उसके पिताजी का नाम पूछा जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब हॉस्पिटल वाले समझ जाते हैं कि ये कुंवारी लड़की जो है माँ बनी है। अब ये खबर बिल्कुल हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है। लोग उनको बहुत ज्यादा हीन भावना से देखने लगते हैं और उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते जितना कि उनको एज अ एंड टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट किया जाता है। तभी ये सब चीजें वहाँ पर मौजूद एक आदमी देख रहा होता है, उसका नाम होता है कृष्ण कुमार। अब कृष्ण कुमार क्या करता है, उसकी माताजी के पास आता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको देखा, आप काफी परेशानियों को फेस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के बाप का नाम आपको नहीं पता, या आपकी जो बेटी है अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो इस वजह से आपको काफी कुछ नजरों को फेस करना पड़ रहा है आसपास। लेकिन आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए, मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझिए। आपको पैसे की दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो, मेडिकल चीज की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। आप आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके डिलीवरी कराइए, मैं आपके साथ हूँ। तभी ऐसे में जब उसकी बातें वो बेटी और यानी जो माँ बेटी होते हैं दोनों सुनते हैं, तो उनको काफी तसल्ली होती है कि इस खराब बड़ी दुनिया में, यानी इतनी दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, बिना मतलब कि किसी का कुछ भला नहीं करती है, ऐसी दुनिया में भगवान ने उनके लिए कोई जरूर अपना ही रूप भेजा है मदद करने के लिए, जो उनको पैसे के रूप में भी मदद करना चाह रहा है और साथ में दवाइयों के रूप में भी, और साथ में बैठा भी हुआ है। तो वही वो पास में कुर्सी पर बैठ जाता है बाहर। तभी थोड़ी देर बाद उस जो बच्ची होती है, कुंवारी लड़की होती है, वो 2 बेटियों को जन्म देती है। बहुत प्यारी सी बेटियां होती हैं। उसके बाद जैसे ही बेटियों का जन्म होता है और उसको डिस्चार्ज करने की बारी आती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसी दिन सेम डे डिस्चार्ज करने की बात होती है, कृष्ण कुमार उन दोनों माँ बेटी के पास आता है और बोलता है, देखिए जो चीज आपने यहाँ पर फेस करी, क्योंकि आपकी जो बेटी है और जो उनके बच्चे हुए हैं, उनके बाप का नाम उनको नहीं पता है ना, वो नहीं बता पाई, तो आपको जो चीजें यहाँ पर फेस करनी पड़ी, ये चीजें आपको आपके घर पर जाकर भी फेस करनी पड़ेंगी। मैंने जो है आपके रहने का इंतजाम कर दिया है कहीं और, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाकर रहें, क्योंकि अगर आप अपने घर पर वापस जाएंगे तो आपके आसपास के लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपको बहुत ही खराब नजरों से देखेंगे, आपका जीना दूभर कर देंगे कि एक तो आपकी बेटी कुंवारी, ऊपर से वो 2 बेटियों की माँ कैसे बन गई है, कौन है इसका बाप, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे जो आपको अंदर के अंदर परेशान कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप और आपका बच्चा जो है, आपकी बेटी परेशान हो और आगे वो अच्छे से उन दोनों बेटियों की परवरिश कर सके। जो भी पैसा लगेगा, जो भी खर्चा लगेगा, वो मैं देखूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हों। और उनको वो पता दे देता है जहाँ पर कि वो दोनों रहने चली जाए अपनी दोनों बेटियों को लेकर, यानी दोनों जो नवजात शिशु होते हैं उनको लेकर चली जाए। अब उस लड़के की बात, यानी कृष्ण कुमार की बात वो दोनों सुनती हैं और काफी तसल्ली होती है, उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं, वो धन्यवाद भी, आभार भी अपना व्यक्त करती हैं कृष्ण कुमार के तरफ, अपना थैंक यू फील करती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हैं। और उसके बाद में वो उस एड्रेस पर रहने के लिए चली जाती हैं। लेकिन तभी कुछ दिन बाद उस इलाके से ऐसी सनसनीखेज की खबर मिलती है जो सबको झंझोड़ कर रख देती है। और वो क्या थी खबर, इस पूरी न्यूज में हम जानेंगे, एंड तक बने रहिएगा, आप भी शॉक रह जाएंगे। और कैसे पुलिस ने कार्रवाई करी और कैसे वो गुनहगार तक पहुंची, जो केस कभी सॉल्व भी नहीं हो सकता था। 19 साल बाद आखिरकार कातिल पकड़ा गया। जो मर्डरर होता है वो भी बेखौफ अपनी जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि 19 साल का जो समय वो बहुत लंबा है। ऐसे में जो भी क्रिमिनल होता है वो बिल्कुल बेखौफ हो जाता है कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता जब इतने साल बीत गए। तो ऐसे टाइम पे पुलिस एंट्री करती है और उसको धर दबोचती है और आखिरकार वो भी पूछने पर मजबूर हो जाता है कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। और आप भी जब इस केस को पूरा सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने पकड़ा तो पकड़ा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी न्यूज। 10 फरवरी 2006 की बात है। दरअसल एक महिला जिसका नाम संत हम्मा होता है, संत हम्मा की बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां होती हैं। दरअसल वो संत हम्मा अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के लिए बच्चे की होने की तमाम जो डिटेल की जानकारी है वो पंचायत भवन के ऑफिस में जमा करवाती है। पंचायत भवन के ऑफिस में जमा कराना था, बताना था कि जैसे वो इन जानकारी को जमा करा के वापस आती है, आकर देखती है तो जो उसकी बेटी होती है और उसकी जो दोनों बेटियां जुड़वा होती हैं, उनका कत्ल हो चुका था। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, वे मर चुकी थी। जैसे ही संत हम्मा ने अपनी आंखों से दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग भी मौके पर दौड़ आते हैं।
ये 3 कत्ल की सूचना, क्योंकि 17 दिनों की जो दोनों बच्चियां थी उसकी जो माँ थी उनका कत्ल हो चुका था। ये अपने आप में सनसनी फैलाने वाली बात थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे भारतवर्ष में बुरी तरीके से आग की तरह फैल जाती है कि आखिरकार कत्ल किसने किया। ऐसे में जो मौके पर पुलिस पहुंचती है, मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पता चलता है एक बाइक आई थी, बाइक पर एक लड़का आया था। उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया। गांव वालों से जब पूछा कि क्या बाइक देखी थी, उसका कलर कैसा था, पुलिस की जांच में सब पता चलता है कि बाइक एक मेहरून से कलर की थी और एक कृष्ण कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि आर्मी में फौजी होता है, उसकी ये बाइक होती है। दरअसल वो यहाँ क्यों आएगा? अब पुलिस उसके पास पहुँचती है, जानने के बाद उसकी तलाश की जाती है। पता चलता है कि वो यहाँ है ही नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है वो पंजाब के पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। जो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक नाम सामने आता है, नाम होता है दिबल कुमार। दिबल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इससे पूछताछ करती है, दिबल कुमार को क्या तुम जानती हो? तब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है और रोते रोते कहानी सुनाती है। वो कहती है, साहब, केरल प्रदेश का जिला कोलम का गाँव लगता है। अलिया मन में ही रहने वाली उसकी बेटी जिसका नाम रजनी था। रजनी को दरअसल एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लड़के का नाम दिबल कुमार होता है जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और वे इतना नजदीक आ जाते हैं कि दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इनकी फिजिकल रिलेशनशिप बन जाती है। और एक दिन इनकी बेटी यानी कि रजनी गर्भवती हो जाती है और जैसे वो गर्भवती होती है वे अपनी प्रेमी यानी फौजी से कहती है, फौजी दरअसल मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। फौजी ने जैसे ही बात सुनी उसने कहा, ठीक है तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें ये बच्चा रखना नहीं चाहिए। तो हम लोगों की शादी में कई तरह की अड़चने आएंगी, इसलिए इस बच्चे को गिरा दो। अगर हमारी बात मानो तो फौजी ने उस लड़की को तमाम तरह की बातें समझाने की कोशिश करी, लेकिन इस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस गर्भ को वो नहीं गिराने वाली, उसको वो पालेगी और उसको बड़ा करेगी। तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। उन दोनों का प्यार जो कई साल से चल रहा था, उन दोनों की दोस्ती कई सालों से आपस में चर्चा होती थी। लोग जो थे आपस में वो एक दूसरे की मिसाल दिया करते थे, लेकिन बच्चा रखने की वजह से वह फौजी नाराज हो जाता है। नाराज होकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। पंजाब के पठानकोट का 45 एनडी रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह वहां चला जाता है। लड़की का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है और ऐसे में जो उसका पेट का साइज था वो भी बढ़ने लगता है। लोगों को ये बात पता चलने लगती है कि आखिरकार वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। धीरे धीरे करके जब बात फैल जाती है तो रजनी जो होती है, रजनी की जो माँ होती है संत अम्मा, वो उसकी डिलीवरी कराने की सोचती है और सोचती है यहाँ आसपास ना कराकर बल्कि कहीं दूर करवाए ताकि लोगों को इस बात का खबर ना लगे। इसलिए वो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में पहुंचती है। वहाँ का एक हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट कराया है तब पता चलता है कि इसकी तो शादी ही नहीं, कुंवारी होने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई है। पूरे हॉस्पिटल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच में एक मददगार आता है जिसका नाम होता है कृष्ण कुमार। मैं तुम्हारे ही कोलम जिले का रहने वाला हूँ, तुम परेशान मत हो, जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो ऐसे ऐसे सारी बात उनको कहता है और किस तरीके से डिलीवरी होती है और किस तरीके से उनको घर भी रहने के लिए प्रोवाइड करता है। अब सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिरकार पुलिस लड़के को जिसका नाम कृष्ण कुमार नहीं था बल्कि वही राजेश कुमार कृष्ण कुमार बन के हॉस्पिटल पहुंचा था। और वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसे भेजा गया था। उसे भेजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी फौजी ने भेजा था जो उसका दोस्त होता था। वो फौजी जिस लड़की से वो प्यार करती थी और वो इस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में उस फौजी का दिमाग खराब तब होना स्टार्ट हो गया जब उस लड़की को बार बार टोका जाता, लड़की से ये पूछा जाता कि आखिरकार इसका बाप कौन है, तो कितनी गंदी लड़की है जो तूने ये काम करा। तो बाकी का उस लड़की ने कहना शुरू कर दिया कि इसके बाप का नाम है दिबल कुमार और ऐसे में वो सबको यकीन दिलाती कि वो एक दिन सबको साबित कर देगी। और ऐसे में जब उसको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, तो वो महिला आयोग जाती है और वहाँ पर एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने प्रेमी का नाम लिखती है कि वो ऐसे बटालियन में है, पठानकोट में पोस्टिंग है और आप उसका डीएनए सैंपल लीजिए, डीएनए टेस्ट करवाइए और मेरी बेटियां का भी डीएनए टेस्ट ले लीजिए। डीएनए लेने के बाद ये पता करिए कि क्या वाकई में इस बच्चे का वो बाप है या नहीं, क्योंकि फौजी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि ना जाने किसके पास सोई है, कहाँ जाकर अपना मुंह काला किया है, किसकी बेटियां हैं, उसके गले बांधना चाहती है। ये बात उस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। जब वो अपना डीएनए सैंपल महिला आयोग से जांच की मांग कराती है तो वहाँ से आदेश होता है। उसके बाद फिर टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लेती है और डीएनए सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट इस कत्ल के बाद आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि दोनों बेटियां उसी की थी। उसने ही छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचा था। ऐसे में जब पुलिस पठानकोट पहुँचती है तो वहाँ से दिबल कुमार और उसका जो दोस्त होता है वो दोनों फरार हो जाते हैं।
तब उनके घर का एड्रेस निकाला जाता है और वहाँ पर तलाश शुरू की जाती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुंचती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं, ना ही तो उनके बेटे के बारे में कोई सूचना है और ना ही उसने ऐसा कुछ किया है, इस बारे में कोई भी सूचना उनको है। तो ऐसे में पुलिस वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे में पुलिस बहुत ज्यादा तलाशने की कोशिश करती है तो वो दोनों को नहीं पकड़ पाती। अब ये केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। अब जब सीबीआई को ट्रांसफर होता है तो दोबारा से जांच सारी शुरू होती है और ये केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है 2010 में। सीबीआई की जब जांच शुरू होती है तो 3 साल बाद सीबीआई उन दोनों को ढूंढ नहीं पाती, यानी दोनों फौजी वहां से भाग जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि परिवार से कोई संपर्क ही नहीं करते। इसके बाद 3 साल बाद यानी 2013 में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। इस स्थिति में ये मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। लेकिन साल 2000 के नवंबर का महीना बताया जाता है। केरल के एडीजीपी लाइन ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहम, वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते कहते हैं कि कोई पुराने केस अगर पेंडिंग पड़े हैं तो मामले में जांच पड़ताल की जाए। तब एक पुलिस अधिकारी होता है उसी में से, जब वो उसके सीनियर ऑफिसर पूछते हैं कि कोई पेंडिंग केस है तो मुझे लाकर दे दो, तभी वहीं पे एक मौजूद पुलिस अधिकारी एक ऐसी फाइल लाकर देता है जो कि 19 साल से बंद पड़ी थी। ऐसे में उस सीनियर ऑफिसर को जानकारी दी जाती है कि जो ये कत्ल करा था देविल कुमार ने और उसके एक फ्रेंड राजेश कुमार ने, जो उसके बाद से यानी जब से पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी है तब से वो फौज से भाग चुके हैं और उनका कुछ भी अता पता नहीं। ऐसे में वो पुलिस अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कंप्यूटर पर बैठता है और 19 साल पुरानी फोटो को लेकर बैठता है, अलग अलग डिजाइन से, नई एआई के तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगातार वो फोटो को चेंजेस कर रहा होता है कि एक फोटो अगर हम 19 साल बाद देखें या उस व्यक्ति को देखें तो उसके बाल कैसे होंगे, चेहरे पर कितनी झुर्रियां आ चुकी होंगी, कैसा दिखाई देता होगा, मतलब अलग अलग उनकी शेप बनाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे में आखिरकार तलाश एक जगह जाकर रुकती है। आखिरकार उनको एक क्लू मिलता है जो इस केस को सॉल्व करने में उस पुलिस अधिकारी की मदद करता है। अब जिस तरह की वो शेप्स बना रहा था तो फेसबुक पर उसको एक अकाउंट दिखाई देता है, एक व्यक्ति दिखाई देता है एक नए नाम का जो अब शादी कर चुका था, एक शिक्षक है। विष्णु कुमार नाम का वो व्यक्ति है जिसने एक महिला शिक्षिका से शादी की है जो कि इंटीरियर डिजाइनर है। वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, उसके बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक है। लगभग 48 साल के आसपास की उसकी उम्र है। अब मैच किया जाता है, मतलब उम्र उस वक्त इसकी कितनी रही होगी और कितनी चीजें सिमिलर होती हैं। जब उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि विष्णु कुमार जो है वो वही विष्णु कुमार है अनिल बन के वहां पर गया था, जो फौज में था, जिसका नाम असल में राजेश कुमार है। पुलिस उसको पकड़कर सीधा केरल लेकर आती है, कोलम में लेकर आती है और वहां लाने के बाद सख्ती से उसके साथ पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो वो कहता है कि साहब वो तो पौंडीचेरी में है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है। पता चलता है कि वो भी इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रहा है, साथ भी उसने एक महिला शिक्षिका से शादी कर ली है, उसकी भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार किसी से कोई संपर्क नहीं करा आज तक। उसने भी अपना नया नाम रख लिया था। नए नाम के साथ वो दरअसल बन गया था प्रवीण कुमार बनकर अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। दोनों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कभी जिंदगी में पकड़े नहीं जाएंगे। यानी इस केस को बीते हुए लगभग 19 साल हो चुके थे। तो 19 साल में तो हर कोई यकीन कर बैठता है कि जब अब तक उसका कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होने वाला। लेकिन कहा जाता है ना कि जो इंसान गुनाह करता है वो कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ देता है, और जब पुलिस पकड़ने पर आती है तो हर अपराधी को गिरफ्तार कर ही लेती है। और आखिरकार जब वो पकड़े जाते हैं तो रजनी को लगभग 19 साल बाद, और जो उसकी बेटियां 17 दिन की थी, उनको इंसाफ मिल जाता है। तो ऐसे में अब देखना तो ये है कि क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कितने दिनों की सजा उनको मिलेगी और क्या फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका क्या कहना है इस मामले में? आपको क्या लगता है इनको फांसी होनी चाहिए या नहीं? प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस तरह के कोई केसेस हैं, आपके आसपास कोई वारदात हुई है तो उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। आप हमें अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, हम उस पर आपको रिवॉर्ड करेंगे, देन आप पूरा केस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए हमारा ईमेल आईडी नीचे फ्लैश हो रहा है। और आपने ऐसी कोई वारदात देखी या इस तरह की कोई स्टोरी है जो आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली हम अपने न्यूज के माध्यम से हम पूरी दुनिया के सामने उस चीज को लेकर आएंगे। आप ऐसी ही कुछ और सच्ची घटना देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले न्यूज की खबर मिल सके और आप सचेत और सावधान हो सके। तो बस यही है कि जो आसपास के लोग हैं उन पे कभी भरोसा मत करिए, लेकिन हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं जिसका खामियाजा उनको मरकर ही भुगतना पड़ता है। तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाकर रखें ताकि वो हर चीज आपके साथ क्लियर आउट करें, ताकि उनको आगे जाके बहुत सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।